गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने नया चैप्टर स्टार्ट कर लिया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, हमने उसको डिफाइन किया था, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था। उसके बाद में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड हमने सॉल्व कर लिया था, उसका फॉर्मूला हमने डेराइव किया था, वो काम का फॉर्मूला है। उसके बाद हमने ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया था। ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल KQ बाई स्मॉल r। ठीक है, उसकी यूनिट डायमेंशन सब सीख ली थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर लिया था, फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था। अब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। देखो, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस पे और इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या डिस्कस किया था? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सिस लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो वो हम एक्सिस और इक्वेटोरियल लाइन पे अलग अलग पढ़ते थे। हम इसमें भी कुछ ऐसा ही करेंगे, हम कंबाइंड दोनों को एक साथ कर लेंगे। कई बार इसके ब्रैकेट में लिखा होता है r कॉमा थीटा, इसका मीनिंग बताऊंगा r थीटा क्या चीज़ है। ठीक है, तो हमें डाइपोल की एक्सिस और इक्वेटोरियल लाइन पे अलग अलग नहीं सॉल्व करना, हमें एक साथ ही सॉल्व करना है। और उसके बाद जो है हम देखेंगे कि क्या वैल्यू जाती हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, मेरे पास एक डाइपोल है, ध्यान से देख लेते हैं। अपन एक डाइपोल ले लेते हैं AB, और डाइपोल की कंडीशन थी एक चार्ज -q, दूसरा +q, और बीच की डिस्टेंस जो है वो ट्वाइस a। इस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस तरह के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके सेंटर पॉइंट O से, इसके सेंटर O से थीटा एंगल पे r डिस्टेंस पे जाके एक पॉइंट P कंसिडर कर लिया, जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सॉल्व करना है, जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सॉल्व करना है। ये कितने एंगल पे लिया है? थीटा एंगल पे। ये वाला डिस्टेंस कितनी है बेटा? स्मॉल r पे जाके थीटा एंगल पे पॉइंट P कंसिडर करा हुआ है, जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सॉल्व करना है। r थीटा का मीनिंग समझ में आ गया होगा। सेंटर से r डिस्टेंस और थीटा एंगल पे जाके एक पॉइंट P लिया हुआ है, जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सॉल्व करना है बेटा। अब ध्यान से देखो भाई, जब यहाँ पे हम पोटेंशियल सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो मेरे पास इस सिस्टम में दो चार्ज है, एक -q दूसरा +q। मैं इसकी वजह से पोटेंशियल लिखूंगा, इसकी वजह से पोटेंशियल लिखूंगा, और फिर अलजेब्रिक सम कर लूंगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो फिर मैं दोनों का अलजेब्रिक सम कर लूंगा। ठीक है, और मेरा आंसर आ जाएगा। तो पहले मुझे ये पता करना है कि भैया यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो मुझे पता ही नहीं है, तो मैं उसको कंसिडर कर लेता हूँ कि सपोज ये वाले डिस्टेंस r1 है, ऐसे में इस डिस्टेंस को भी कंसिडर कर लूंगा, इस डिस्टेंस को भी कुछ मान लेता हूँ कि सपोज ये डिस्टेंस r2 है। ठीक है, P और A के बीच के डिस्टेंस को r2 कंसिडर कर लिया, और P और B के बीच के डिस्टेंस को r1 कंसिडर कर लिया। r1 r2 की वैल्यू हम बाद में फाइंड आउट कर लेते हैं, पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई -q की वजह से P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 8 P ड्यू टू A पे जो चार्ज है -q, उसकी वजह से P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सपोज VA से। पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं, A रिप्रेजेंट कर रहा है ड्यू टू पॉइंट A। फॉर्मूला क्या था? K चार्ज का वैल्यू कितना है? -q, विद पोलैरिटी रखना है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है इसलिए हमें इसको विद पोलैरिटी रखना है। -q अपॉन बीच की डिस्टेंस r2, मतलब माइनस को पहले लिख दूं, KQ अपॉन r2, इक्वेशन नंबर 1। ध्यान से देखो बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू A, हमें जब भी पोटेंशियल लिखना हो तो अगर प्लस चार्ज है तो प्लस वैल्यू आएगी, माइनस चार्ज है तो पोटेंशियल नेगेटिव भी होगा। ठीक है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हमें पता चल गया। अब नेक्स्ट हमारे पास B पॉइंट पे +q चार्ज है, इसकी वजह से हम यहाँ पे पोटेंशियल लिखेंगे। ठीक है, तो वही तरीका होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 8 पॉइंट P ड्यू टू B पे जो चार्ज है +q, उसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल लिखना हो, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं VB से। B रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट B। क्या होगा फॉर्मूला? K चार्ज कितना है? प्लस का Q अपॉन बीच की डिस्टेंस r1, इक्वेशन नंबर 2। अब आपने देखा भाई दो ही चार्ज है, दोनों की वजह से हमने पोटेंशियल लिख लिया, इनको हम पॉइंट चार्ज बोल देते हैं। अब आपको नेट पोटेंशियल पता करना है। नेट पोटेंशियल
नेट पोटेंशियल 8 पॉइंट P क्या लिखोगे, V इक्वस टू वी ए प्लस वी बी, स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्ट एल्जेब्रिक सम कर दिया। V इक्वस टू वी ए की वैल्यू देखो बेटा माइनस के क्यू बाई आर टू, पुट कर लो माइनस के क्यू अपॉन आर टू, प्लस वी बी की वैल्यू है के क्यू अपॉन आर वन। अब ध्यान से देखो, कुछ कॉमन है उसको कॉमन ले लो, के क्यू कॉमन है, माइनस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर वन। चाहे तो आर वन आर टू एलसीएम ले सकते हैं, तो वी की वैल्यू आ गई के क्यू, एलसीएम हो गया आपका आर वन आर टू। पहले आप इसके लिए लिख लो, आर वन का डिवाइड किया आर टू बचेगा, तो आर टू माइनस ये वाला, इसके लिए लिखोगे आर वन। इक्वेशन नंबर 3, ये आपके पास फाइनल पोटेंशियल आ गया, नेट पोटेंशियल आ गया ड्यू टू डाइपोल। अब आपको क्या करना है, आपने जो R1 R2 कंसिडर किया था, जो आपने माना था कि भाई ये डिस्टेंस R1 मान लेते हैं या डिस्टेंस R2 मान लेते हैं, मुझे R1 और R2 डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, मुझे R1 और R2 डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। देखो R1 डिस्टेंस के लिए देखा जाए, ये टोटल डिस्टेंस R है और इसको आपने R1 कंसिडर किया, ये वाला डिस्टेंस आ रहा है। अगर मैं B पॉइंट से इस वाली साइड पे नॉर्मल डालूं, परपेंडिकुलर बोलूं या नॉर्मल डालूं, ये होगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा। इसको मैंने C पॉइंट से डिनोट कर लिया। ध्यान से देखो, यहां से नॉर्मल डालने के बाद ये वाले डिस्टेंस और ये वाले डिस्टेंस ऑलमोस्ट इक्वल है, तो मैं क्या करूंगा, अब ये वाले डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेता हूं। ये वाले डिस्टेंस फाइंड आउट करके इस टोटल डिस्टेंस में से माइनस कर दूंगा, तो वो ये डिस्टेंस आ जाएगी जो इसके इक्वल होगी। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये वाला आपका जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को देखो, राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, जो मुझे पता है ये सेंटर से स्मॉल a डिस्टेंस और ये वाली भी स्मॉल a डिस्टेंस। देखो ये हाइपोटेनियस आपको गिवन है, थीटा के साथ वाली साइड बेस होती है, हाइपोटेनियस बेस में रिलेशन आपको पता है cos थीटा वाला होता है, तो आप ये साइड पता कर सकते हो। तो आप ट्राइंगल यूज कौन सा कर रहे हो, ट्राइंगल यूज कौन सा कर रहे हो, ट्राइंगल OBC, यूजिंग ट्राइंगल OBC, cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या आपका OC अपॉन हाइपोटेनियस कितना है स्मॉल a, देन OC कितना हो गया स्मॉल a cos थीटा। अब आप लिखोगे कि ये जो डिस्टेंस है CP जो है वो R1 के इक्वल, R1 ऑलमोस्ट इक्वल है CP के, और वो कितनी होगी बेटा R माइनस OC को माइनस कर देंगे, OC की वैल्यू पुट कर लेंगे cos थीटा, देन R1 की वैल्यू आ गई ऑलमोस्ट R माइनस A cos थीटा। इक्वेशन नंबर नेक्स्ट 4। इसी तरह से आप R2 फाइंड आउट करोगे। R2 की वैल्यू देखो, R2 जो साइड है आपकी वो R से बड़ी है, तो आप इसको क्या करोगे, आगे बढ़ाओ ऐसे, और फिर इस बार जो है ना A से यहाँ पे नॉर्मल डालो, ये लो, ये 90 डिग्री, इसको मैंने D से डिनोट किया, ये थीटा तो ये वर्टिकल ऑपोजिट थीटा, ये फिर से राइट एंगल ट्राइंगल, आप यूज करोगे ट्राइंगल, यूजिंग ट्राइंगल AOD, यहाँ पे भी आप लिखोगे cos थीटा इक्वल्स टू बेस, थीटा के साथ वाली साइड बेस, OD अपॉन हाइपोटेनियस आपका स्मॉल a, देन OD हो गया स्मॉल a cos थीटा। अब आप क्या करोगे, R2 फाइंड आउट करना है, जो R2 की वैल्यू है वो DP के इक्वल है, R2 ऑलमोस्ट DP के इक्वल है, और वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक R और ये वाली A cos थीटा, R प्लस A cos थीटा। इक्वेशन नंबर 5। और अब आपको कुछ नहीं करना, ये वाली जो इक्वेशन 3 है उसमें R1 R2 की जगह ये वैल्यूज पुट करनी है और फाइनल आंसर आ जाएगा। आपको क्या करना है, अब R1 और R2 की वैल्यूज पुट करनी है और आपका फाइनल आंसर सॉल्व हो जाएगा। देखो बेटा मैं थोड़ा सा सॉल्व करके बताता हूँ आपको। R1 R2 की वैल्यूज पुट करते हैं, आपको डायग्राम बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। डायग्राम में कोई समस्या हो तो बोलो, कहीं भी, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। मैं अब डायग्राम मिटा रहा हूँ, ठीक है। और अब अपन R1 R2 की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर लेते हैं, यूजिंग इक्वेशन 3, 4 एंड 5, यूजिंग इक्वेशन 3, 4 एंड 5। 3 में आप वैल्यूज पुट करो 4th एंड 5th से R1 R2 की। V इक्वल्स टू के क्यू
R2 माइनस R1, R2 की वैल्यू ये रही, R प्लस ए कॉस थीटा माइनस R1, मतलब इसको माइनस करना है आपको। R2 की वैल्यू आपके पास है R प्लस ए कॉस थीटा माइनस, इसको माइनस करोगे तो ये वैल्यू माइनस की हो जाएगी, ये प्लस की, माइनस R प्लस ए कॉस थीटा अपॉन R1 R2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, R माइनस ए कॉस थीटा इंटू R प्लस ए कॉस थीटा, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो बेटा, प्लस R माइनस R से कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या बचा, V इक्वस टू के क्यू ए कॉस थीटा प्लस ए कॉस थीटा ट्वाइस ए कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे तो फाइनल आंसर ये भी आ गया, हम इसको आगे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमें पता है Q इंटू 2A, सिंस Q इंटू 2A जो है वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, P वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आप इसकी जगह Q इंटू 2A की जगह P वेक्टर का मैग्नीट्यूड रख सकते हैं। V इक्वस टू वैल्यू आ गई के पी, इसको P भी लिख सकते हैं जनरली, के पी कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्मूला आया के पी कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो हम कुछ कंडीशंस की बात कर लेते हैं। कंडीशंस ऐसे है कि भाई जैसे R की वैल्यू जो है, जैसे आपने वहाँ पे भी यूज़ करी थी, जब फर्स्ट चैप्टर किया था ना तब भी हमने ये चीज़ें डिस्कस करी थी कि R की वैल्यू A से बहुत बड़ी हो, कि अगर हम बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे जाके और फिर ये कैलकुलेट करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो उस कंडीशन में देखो, अगर R की वैल्यू, कंडीशन है इफ R इज ग्रेटर देन स्मॉल a, R की वैल्यू जो है वो A से बहुत बड़ी हो, उस कंडीशन में क्या होगा, इसको हम नेग्लिजिबल कर देंगे, इसको हम क्या कर देंगे, नेग्लिजिबल। आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा V का, के पी कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर, ये फाइनल फॉर्मूला आ गया, के पी कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर। जो भी नंबर है इक्वेशन नंबर 6 डाल दी। अब देखो दो स्पेशल केसेस, देखो स्पेशल केसेस में क्या था, इफ थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, हम कहाँ हैं, अगर थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो हम कहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक्सिस पे, एक्सिस लाइन पे आ गई, और थीटा की वैल्यू 0 डिग्री यहाँ पुट करो, V एक्सिस कितना होगा, V एक्सिस लाइन बोलो कितना होगा, के पी कॉस 0 डिग्री अपॉन R स्क्वायर, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो आंसर कितना आया आपके पास फाइनली, के पी अपॉन R स्क्वायर। एक्सिस पे वैल्यू मैक्सिमम आएगी, एक्सिस पे पोटेंशियल क्या होगा, मैक्सिमम। सेकंड केस देखो बेटा, अगर थीटा की वैल्यू मैं 90 डिग्री लूँ, थीटा 90 पुट करते ही कॉस 90 0, V इक्वेटोरियल, हम कहाँ पे पहुँच गए, इक्वेटोरियल लाइन पे। कहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं आप, इक्वेटोरियल लाइन पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सॉल्व कर रहे हैं, तो वहाँ V इक्वेटोरियल जो है वो कितना हो जाएगा, 0। इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑलवेज 0 फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल, बिकॉज देखो आपके पास दो ही चार्ज होते हैं, एक तो माइनस क्यू चार्ज, दूसरा प्लस क्यू चार्ज। माइनस क्यू उतनी ही डिस्टेंस पे, ये वाली भाई इक्वेटोरियल पे जाओगे तो सेंटर में आएगा, तो ये डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस इक्वल होगी, चार्ज एक माइनस दूसरा प्लस, माइनस की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव, प्लस की वजह से पॉजिटिव, नेट निकालोगे तो 0 आएगा। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 क्यों होता है, तो आप डायग्राम बना के सिखा सकते हो, बता सकते हो भाई, कैलकुलेट करके देख लो, दोनों की वजह से एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी पोटेंशियल की, एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, और फाइनली आंसर क्या आएगा, 0। तो ये हमने एक टॉपिक डिस्कस किया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। 2020 में 4 नंबर में पूछा था, 2020 में इस साल ये 4 नंबर में क्वेश्चन आया था। कितने नंबर में बेटा, 4 नंबर का क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, डेरिवेशन बहुत इजी था, कुछ भी नहीं था, आपको डाइपोल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था, और आपको कैलकुलेट क्या करना है वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए थी, उसके बाद कहीं कोई समस्या नहीं आती है। देखो अब अगला जो टॉपिक है वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस के बाद हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक और रिलेशन पढ़ते हैं हम, ठीक है ना। ये जो टॉपिक है उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और करवा देता हूँ कि हम जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल डिस्कस कर चुके, अगर आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल लिख लिया, तो अब जैसे मैं आपसे बोलूँ बताओ स्फेरिकल सेल या किसी कंडक्टिंग स्फेरिकल बॉडी के लिए आप
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सॉल्व करो, तो पहले हम वो वाले डेरिवेशन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इक्विपोटेंशियल सरफेस और जो रिलेशन है वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे उस टॉपिक के बाद। 2 टॉपिक और करते हैं बीच में डिस्कस, उसके बाद हम उस टॉपिक पे आ जाएंगे। ठीक है, तो अगला आपका टॉपिक जो है वो ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल, इसमें मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होगी। देखो बहुत आसान है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था ड्यू टू स्फेरिकल सेल फर्स्ट सेकंड चैप्टर में। गॉस लॉ के एप्लीकेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल या कंडक्टिंग स्फीयर आपने सॉल्व किया था, वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट होगा। आपका टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल और कंडक्टिंग स्फेरिकल बॉडी और कंडक्टिंग स्फीयर, एक ही बात है। ड्यू टू स्फेरिकल सेल, ये ले लो, स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल जो अंदर से खोखला है, अंदर से हॉलो है, ठीक है ना। सारा का सारा चार्ज कहाँ पे रुकेगा? स्फीयर पे, ठीक है ना। तो देखो जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था आउटसाइड द सरफेस, एट सरफेस, इनसाइड द सरफेस, एट सेंटर, 4 कंडीशन में, वैसे ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आउटसाइड द सरफेस, एट सरफेस, इनसाइड द सरफेस, एट सेंटर हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्फेरिकल सेल की बात करें हम, तो मेरे पास एक ये स्फेरिकल सेल है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, जब ये सॉल्व करते हैं ना तब भी गॉसियन सरफेस बना डालते हैं। जब स्फेरिकल सेल के लिए पोटेंशियल सॉल्व करते हैं हम, तब भी गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लेते हैं। जब अब गॉस लॉ यूज ही नहीं करना, हमें गॉस लॉ को काम में नहीं लेना है यहाँ पे। ऐसा नहीं गॉस लॉ ही चल रहा है सब जगह, गॉस लॉ का काम खत्म हो गया सेकंड चैप्टर में। अब हमें तो क्या करना होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिमाग में आते ही हमारा क्वेश्चन ये होना चाहिए, हमारा दिमाग ऐसे चलना चाहिए कि हम इनफाइनाइट से कोई चार्ज जो है ना वो लेके आ रहे हैं। वहाँ पे जहाँ पे हम कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं ना, वहाँ पे इनफाइनाइट से हम कोई चार्ज लेके आ रहे हैं, उसमें जो वर्क डन हुआ वो हमें कैलकुलेट करना है, वही हमारा उस पॉइंट का पोटेंशियल होता है। तो पूरे चैप्टर में एक ही दिमाग में चलना चाहिए, एक ही टॉपिक दिमाग में चलना चाहिए कि इनफाइनाइट से हमें कोई चार्ज लेके आना है, इनफाइनाइट से हमें कोई चार्ज लेके आना है, वही चार्ज जो लाने में जो वर्क डन होगा वही उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। तो मेरे पास एक स्फेरिकल सेल अंदर से हॉलो है, सेंटर और रेडियस कैपिटल आर, इसको हमने प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है, हमने इसको प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है इक्वली, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। आपको पता है कि सारा का सारा चार्ज इसके सरफेस पे रुकेगा, भाई अंदर से होलो है तो सारा चार्ज स्फीयर की जो सरफेस है, स्फेरिकल बॉडी की जो सरफेस है उसकी सरफेस पे ही रुकेगा, हॉलो है। या हम कंडक्टिंग सॉलिड की बात करें, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, तो ड्यू टू रिपल्सन फोर्स सारा चार्ज वापस सरफेस पे आ जाता है, इसलिए दोनों का एक कॉन्सेप्ट एक जैसा होता है। अब ध्यान से देख बेटा, अगर मुझे आउटसाइड द सरफेस, इनसाइड द सरफेस, एट सेंटर सब जगह कैलकुलेट करना है तो क्या करना होगा, गॉसियन सरफेस कंसिडर नहीं करनी। सबसे पहले हम बात करें कि भाई आउटसाइड द सरफेस कैलकुलेट करना है। आउटसाइड द सरफेस, आउटसाइड द सरफेस हम उसको लिखते थे स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। मतलब मुझे सपोज यहाँ कैलकुलेट करना है, ये स्मॉल आर डिस्टेंस, सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाके एक पी पॉइंट कंसिडर कर लिया, जहाँ पे मुझे कैलकुलेट क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जहाँ मुझे कैलकुलेट क्या करना है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या आउटसाइड द सरफेस है? बिल्कुल आउटसाइड द सरफेस है। अब ध्यान से देख बेटा, हम एक रिलेशन कर चुके और उस रिलेशन से ही हम सब कुछ फाइंड आउट करें। हमारा कॉन्सेप्ट होगा कि इनफाइनाइट से किसी टेस्ट चार्ज को, किसी यूनिट टेस्ट चार्ज को हम पी पॉइंट तक लाना चाहते हैं, उसमें जो वर्क डन होगा वही इस पी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो इस टाइप का हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके यूजिंग, या वी नो दैट, ऐसा लिख देते हैं, वी नो दैट V इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू स्मॉल r E डॉट dr, इस टाइप का रिलेशन हम कर चुके। लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड आउट किया था, तो ये रिलेशन देखा था कि इनफाइनाइट से उस टेस्ट चार्ज या एक पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट था, वहाँ पे हम कोई टेस्ट चार्ज लेके आ रहे थे इनफाइनाइट से, उस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला था वो ये था। ठीक है, हमें यही यूज करना है, यही फॉर्मूला यूज करना है। अब ये फॉर्मूला तो यूज करना है, बट इसमें एक चीज़ ध्यान से देखनी है, इसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए। जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं उस पॉइंट का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए। तो ये जो केस ले रहे हैं हम कि हम यहाँ पी पे कैलकुलेट कर रहे हैं,
जो आउटसाइड द सरफेस है, जो आउटसाइड द सरफेस है, तो आउटसाइड द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख चुके। अगर मैं यहाँ पे ई की बात करूँ, सिंस ई वेक्टर इक्वल्स टू फॉर्मूला देखो, अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूँ पी पे, आउटसाइड द सरफेस ड्यू टू हॉलो स्फीयर, कैलकुलेट कर चुके, याद रहना चाहिए फॉर्मूला सेकंड चैप्टर का, के कैपिटल क्यू, आपने इसको चार्ज कितना माना हुआ है, सपोज प्लस कैपिटल क्यू अपॉन बीच की डिस्टेंस स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर ही थी, सरफेस पे कैपिटल आर लिख लेते थे, इनटू आर कैप, डायरेक्शन के साथ लिखो क्योंकि यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, ई वेक्टर जो है वो वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है तो वेक्टर फॉर्म में ही लिखो। तो यही फॉर्मूला आप चैप्टर सेकंड में जाके देख लो, ड्यू टू स्फेरिकल सेल आउटसाइड द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यही था, आप चेक कर लो। अब आपको कुछ नहीं करना, ये वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पुट करनी है, ये वाली जो वैल्यू है आपको यहाँ पुट करनी है। तो देखो v का जो फॉर्मूला है वो ये निकल के आया, माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू स्मॉल आर, लिमिट सही है, चार्ज जो है वो इनफाइनाइट से लाना है, कहाँ तक लाना है, पी पॉइंट तक, जो कि सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे, स्मॉल आर। एक्चुअल में ये जो स्फेरिकल सेल है, हमें पता है कि सारा का सारा चार्ज सरफेस पे है, बट हम इसको एक पॉइंट पे कंसिडर मान लेते हैं कि सपोज इसके सेंटर पे पूरा चार्ज है, हम ऐसे ही मान के करते हैं डेरिवेशन, तो सारा का सारा चार्ज हम यहाँ मान लेते हैं, तो इससे कितनी डिस्टेंस पे पॉइंट पी, स्मॉल आर, तो आपकी जो अपर लिमिट है वो स्मॉल आर होगी। अब आप ई की ये वैल्यू जो है ना वो यहाँ पुट करो, आंसर आया के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर वैक्टर। अब आपको कुछ नहीं करना, जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन से बाहर लेना है, आर कैप डॉट डी आर, इसकी वैल्यू आप निकाल चुके पहले, सिंस आर कैप डॉट डी आर वैक्टर, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए डॉट बी इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। तो इसी तरह से हम यहाँ फॉर्मूला देखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आर कैप मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर वैक्टर कॉस थीटा 0 डिग्री। जिधर हम एलिमेंट लेंगे, जिधर एलिमेंट के एरिया वेक्टर की डायरेक्शन या उस एलिमेंट की डायरेक्शन होगी, उधर ही आर की डायरेक्शन होगी। भाई आर जो है वो जनरली बाहर की तरफ लेते हैं, तो अगर हम यहाँ डी आर कंसिडर करते हैं तो वो भी बाहर की तरफ ही होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलो आपको ये पता चल गया कि थीटा 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज 1, तो ये दोनों वैल्यूज 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डी आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डी आर लिखा जा सकता है, तो इसका सॉल्यूशन आया आर कैप डॉट डी आर वेक्टर इक्वल टू डी आर, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर लोगे, देन v की फॉर्मूला या v का जो फॉर्मूला है वो माइनस, आप इसमें से कांस्टेंट के क्यू को बाहर ले सकते हो, k और के क्यू दोनों कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू स्मॉल आर, यहाँ बचा 1 अपॉन आर स्क्वायर, जिसको क्या लिखा जाएगा r की पावर -2। हम डिनोमिनेटर से नोमरेटर में चले गए, इसकी जगह क्या लिखा जाएगा dr, और अब आपको इंटीग्रेशन करना है x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, फॉर्मूला था x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1, अपने पास n की जगह वैल्यू कितनी है -2, तो क्या लिखा जाएगा r के पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और फिर लिमिट पुट कर लेंगे, अपना फाइनल आंसर आ जाएगा v इक्वल्स टू -kq इंटीग्रेशन r की पावर -2 का इंटीग्रेशन r की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और लिमिट क्या हो जाएगी इनफाइनाइट टू स्मॉल आर, इनफाइनाइट टू स्मॉल आर। -2 + 1 माइनस का 1 और ये माइनस मल्टीप्लाई क्या हो गए प्लस, देन v इक्वल्स टू आंसर आया kq r की पावर -2 + 1, r की पावर -1, जिसको क्या लिखा जा सकता है 1 अपॉन r, लिमिट क्या होगी इनफाइनाइट टू स्मॉल आर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट पुट कर लो v इक्वल्स टू kq, अपर लिमिट आ रही है तो r की जगह r ही रखा जाएगा, -1 अपॉन इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट आपका 0 होता है, ये वाली वैल्यू क्या हो गई 0, आंसर क्या आया v इक्वल्स टू kq/r, v इक्वल्स टू kq/स्मॉल r। देखो फॉर्मूला आसान आया, जैसे हमने पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखा था, उसी तरह का कोई फॉर्मूला निकल के आया kq/स्मॉल r। कोई समस्या हो तो बोलो, इस डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हैं उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तभी हम ये डेरिवेशन कंप्लीट कर पाएंगे। अब सेकंड जो केस था वो देखो ध्यान से, 8 सरफेस, आपने सेकंड केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ कैलकुलेट करना है 8 सरफेस। देखो ध्यान से, स्मॉल आर की वैल्यू जो है वो कैपिटल आर पुट कर दो, डायरेक्ट कुछ नहीं करना, इसको इक्वेशन नंबर डाल दो, जैसे आपने पीछे कोई इक्वेशन नहीं डाली तो इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो,
ध्यान से देख बेटा, सरफेस पे जब कैलकुलेट करेंगे सब कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा ही होगा, बट आपको ये ध्यान रखना है कि सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो यही फॉर्मूला आ जाएगा KQ/R² इंटू R, वैसा का वैसा ही होगा सब कुछ, ठीक है। तो जब आप सरफेस पे लिखो तो आपको इतना बड़ा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, जो सरफेस के आउटसाइड फॉर्मूला आया उसमें स्मॉल r की जगह R पुट कर लो, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, उसमें स्मॉल r की जगह क्या पुट कर दो, R, देन V सरफेस कितना हो गया, KQ/R, सरफेस पे ये वैल्यू आ गई। आपसे पूछा जाएगी भाई पोटेंशियल सरफेस पे ज्यादा है कि आउटसाइड द सरफेस ज्यादा है, हम बोलेंगे सरफेस पे ज्यादा है, स्मॉल r इज ग्रेटर देन R, ये बड़ी वैल्यू है, इसका डिवाइड कर रहे हैं तो ये आंसर छोटा आएगा या आंसर बड़ा आएगा, तो सरफेस पे पोटेंशियल ज्यादा होता है, ठीक है। तीसरा केस इनसाइड द सरफेस, तीसरा केस है इनसाइड द सरफेस, स्मॉल r इज लेस देन R। देखो ध्यान से समझना, इनसाइड द सरफेस, आप दोबारा से सोचो डायग्राम, ये लो, ये सेंटर कैपिटल हो, रेडियस R, वही इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है सरफेस पे, +Q, हॉलो स्फीयर ही आपका, या स्फेरिकल सेल। सपोज यहाँ पे कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट पे अंदर ले लिया, इनसाइड द सरफेस ले लिया। अब मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर लिखते हैं 0, मैक्सिमम बच्चे क्या लिखते हैं 0, बोलते हैं सर इनसाइड द सरफेस कोई चार्ज नहीं होता स्फेरिकल सेल में, या कंडक्टिंग स्फीयर हो एंड इनसाइड द सरफेस कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी 0 होता है। बट ये गलत चीज़ है, इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर 0 होता है, फाइंड आउट कर लिया था हमने सेकंड चैप्टर में एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नहीं होता, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नहीं होता है। इसका रीजन बताऊंगा कैसे नहीं होता है भाई, देखो ध्यान से, हम एक्चुअल में जिस पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, वहां पर हम इनफाइनाइट से कोई टेस्ट चार्ज लेके आते हैं और उस केस में वर्क डन फाइंड आउट करते हैं। तो आप जरा सोच के देखो कि सपोज यहाँ इनफाइनाइट है, अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट इस पॉइंट P तक कोई टेस्ट चार्ज लेके आऊँगा तो क्या ये फॉर्मूला डायरेक्ट एप्लीकेबल है? नहीं, इसमें आपको लिमिट ब्रेक करनी होगी। पहले आप इनफाइनाइट से सरफेस लाओगे और फिर सरफेस से इन आओगे, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर जाता है। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होता है और सरफेस के इन अलग होता है, सरफेस के इन अलग है, सरफेस के आउटसाइड अलग होता है। तो आपका अगर ई वेरी कर जाता है तब आपको क्या करना पड़ेगा, इस लिमिट को ब्रेक करना होगा, और फिर हम चेक करते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। तो इनसाइड द सरफेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नहीं आएगा। चेक करते हैं वैल्यू कितनी आती है, इनसाइड द सरफेस वैल्यू चेक कर लेते हैं कितनी आ रही है। ठीक है, आपको करना क्या होगा, फॉर्मूला वही यूज करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच जो रिलेशन लिखा था वही फॉर्मूला यूज करना है। V का फॉर्मूला था आपके पास माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू स्मॉल r E डॉट डी आर। अब आप देखो कि भाई इसका मीनिंग हुआ इनफाइनाइट टू स्मॉल r कि इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक या उस पॉइंट तक जहां हमें कैलकुलेट करना है वहां तक हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो उस केस में आपका ई वेरी नहीं करना चाहिए, यहां देखा जाए तो इनसाइड आउटसाइड द सरफेस ई अलग है, इनसाइड द सरफेस अलग है, सरफेस पे अलग है। तो हम डायरेक्ट इनफाइनाइट से उस यूनिट टेस्ट चार्ज को पी तक नहीं लाएंगे, पहले हम सरफेस पे लाएंगे और फिर सरफेस के इनसाइड लाएंगे। तो हमारा ये जो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला है ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वो ऐसे लिखा जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू कैपिटल R, पहले हम सरफेस तक लेके आए। इनफाइनाइट टू कैपिटल R का मीनिंग है कि आप जो टेस्ट चार्ज है वो इनफाइनाइट से कहां तक लेके आ रहे हो बेटा, कहां तक लेके आ रहे हो, सरफेस तक। उस केस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज E1 है डॉट डी आर प्लस ड्यू टू दिस माइनस अपना ये वापस माइनस हो जाएगा। अब हम कैपिटल R सरफेस से इनसाइड द सरफेस लेके आ रहे हैं, तो हमारी लिमिट हो जाएगी कैपिटल R टू स्मॉल r। इसका मीनिंग हुआ कि सरफेस से P पॉइंट तक लेके आ रहे हैं। उस केस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज E2 है, E2 डॉट डी आर, वेक्टर फॉर्म में लिखो। अब मैं आपसे पूछूं बताओ E1 कितना होगा। वैसे ये चीज तो हम कैलकुलेट कर चुके, इनफाइनाइट से सरफेस तक हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V KQ बाई कैपिटल R। आप वैल्यूज पुट करके किसी भी तरह से आप सॉल्व करोगे तो ये चीज तो आप फाइंड आउट कर चुके, इसका आंसर तो KQ बाई कैपिटल R है। फिर भी अगर आपसे E1 पूछे तो आप E1 का फॉर्मूला लिखोगे KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर इंटू R कैप।
ठीक है। आपसे पूछे बताओ E2 कितना है, E2 जो है वो सरफेस के इनसाइड, यहाँ पे आपका E2 और सरफेस पे आपका E1। आपसे पूछा E1, आपने लिखा ये बिल्कुल सही है, E2 की वैल्यू बोलो 0, इनसाइड द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 ही होता है, तो ये वैल्यू आपकी क्या होगी 0, ये वैल्यू आपकी क्या होगी 0। अब आप ये वैल्यू जब आप यहाँ पुट करोगे तो इसका आंसर तो क्या आ जाएगा बेटा 0, और इसका आंसर क्या आ जाएगा KQ/R, देन V इक्वल्स टू KQ/R। आपको सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट लिखना है, ये V इनसाइड आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया तो वैल्यू वही आई जो सरफेस पे थी। इसका मतलब आपको ध्यान रखना है, कंडक्टिंग स्फेरिकल बॉडी या स्फेरिकल सेल के इनसाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जितना सरफेस पे होता है उतना ही इनसाइड होता है। इनसाइड आप सेंटर पे भी चेक करोगे तो उतना ही आएगा KQ/R, कहीं भी चेक कर लो, बीच में कहीं भी कैलकुलेट करो उतना ही होगा जितना सरफेस पे है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जितना सरफेस पे उतना ही इनसाइड द स्फेरिकल बॉडी होगा, स्फेरिकल सेल में होगा। कंफर्म समझ में आ गया क्या? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत आसान टॉपिक था। इस टाइप का हम 11th क्लास में भी कर चुके हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल किया हुआ है 11th क्लास में, वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है। तो आपने 4 अलग अलग स्थितियों में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया। अब अगर आप ग्राफ पूछा जाए, क्या पूछा जाए बेटा? ग्राफ बिटवीन V एंड स्मॉल r। देखो बहुत आसान होते हैं ग्राफ, थोड़े से फॉर्मूले दिमाग में रखने हैं। स्मॉल r तो x एक्सिस पे ले लिया डिस्टेंस, और y एक्सिस पे पोटेंशियल ले लिया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कंडीशन मान लेता हूँ स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R। सरफेस पे कितनी थी वैल्यू? सरफेस पे कितनी थी वैल्यू? KQ/R। क्या सरफेस के इनसाइड भी उतनी है? ये कंडीशन स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R वाली है, और ये कंडीशन है स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R आउटसाइड द सरफेस। क्या इनसाइड द सरफेस वैल्यू कांस्टेंट है, सेंटर पे भी उतनी है, तो आप इसको क्या दिखाओगे KQ/R, और फिर आउटसाइड द सरफेस KQ/R फॉर्मूला आया था, जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे स्मॉल r की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, V की वैल्यू डिक्रीज एक्सपोनेंशियल, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। ये आउटसाइड द सरफेस, ये 8 सरफेस, इनसाइड द सरफेस। ध्यान से देखो, इनसाइड द सरफेस सेंटर पे इनसाइड द सरफेस और सरफेस पे वैल्यू कांस्टेंट है, तो आपने उसको दिखाया KQ/R कांस्टेंट लाइन। ठीक है, सरफेस के आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्मॉल r के इसलिए एक्सपोनेंशियल बनेगा। तो ये ग्राफ बना V और स्मॉल r के बीच, इस टाइप का ग्राफ बनता है। ठीक है, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल बॉडी, नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल बॉडी। थैंक यू बेटा।